अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज के इस क्लास के अंदर हम जो कक्षा 8 का चैप्टर नंबर है 1, कौन सा, परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या है इसका हम जो बेसिक है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। पूरा जितना भी बेसिक है वो हम क्लियर करेंगे, चाहे ये वीडियो कितना ही लंबा बना हो, ठीक है, चाहे 20 मिनट का 25 मिनट का, लेकिन इस एक ही वीडियो के अंदर हम पूरा बेसिक इसका कंप्लीट करेंगे जो 2020-21 सत्र में आपके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या कहते किसे हैं, ये तो पता होना चाहिए ना कि परिमेय संख्या कहते किसे। तो परिमेय संख्या की परिभाषा, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के, क्या है यहाँ पर, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। परिभाषा आपको याद होनी चाहिए परिमेय संख्या की। क्या परिभाषा हो गई कि ऐसी संख्या जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में, ठीक है। किसे लिख सकते हैं हम, P बटा Q के रूप में, यानी P बटा Q ऐसे। लेकिन Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 0 नहीं होना चाहिए। आगे समझ में, जो Q का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 0 नहीं होना चाहिए। आगे समझ में, जो यहाँ पे है आपके Q, उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q का मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी संख्या अगर इस तरह हो गया जैसे P बटा 0 यानी 1 बटा 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर 0 बटा 1 हो गया तो ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। 0 बटा 1 हो गया तो एक परिमेय संख्या होगी। तो ध्यान रखना, शून्य जो एक 0 है वो भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये हो गई परिमेय संख्या की परिभाषा। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं। कौन कौन से गुणधर्म हैं, सबसे पहले देखो आप यहाँ पे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, 2 गुणधर्म इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे। इस कक्षा 8 के अंदर 2 गुणधर्म जो है इंपॉर्टेंट है। पहला जो गुणधर्म है वो है आपके यहाँ पर क्रम विनिमय का। कौन सा, ये क्रम विनिमय का। इसके लिए परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। तो अब ये किसके लिए लागू होता है, तो क्रम विनिमय का जो सूत्र है 4 के लिए, एक तो योग के लिए, बाकी के लिए जोड़ के, गुणा के लिए और भाग के लिए। तो योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म, किसके लिए, योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। अब योग के लिए इस क्रम विनिमय गुणधर्म का एक सूत्र होता है, वो होता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये सूत्र आपको याद रखना है। क्या सूत्र है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ठीक है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये किसका सूत्र हो गया आपके यहाँ पे, योग के लिए क्रम विनिमय का सूत्र, ठीक है। अब दूसरा जो नंबर पे आता है वो आता है गुणा के लिए, गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। इसके लिए गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। अब ये क्या होगा, ये होगा आपके यहाँ पे a गुणा बी बराबर b गुणा ए। सेम होता है, बस इसमें जो
पूछा है उसका चिन्ह आ जाता है। जैसे जोड़ के लिए पूछा या योग के लिए पूछा तो जोड़ का चिन्ह, गुणा के लिए पूछा तो गुणा का चिन्ह, बाकी के लिए पूछा तो बाकी का चिन्ह, और भाग के लिए पूछा तो भाग का चिन्ह। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा इस तरह याद रखना है। अब परिमेय संख्याओं के लिए कौन कौन सा लागू होता है? योग के लिए होता है और गुणा के लिए लागू होता है। कैसे? यहाँ पे लिख लीजिए, माना परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या एक है, एक और एक है 5, क्योंकि ये परिमेय संख्या होती है। तो 1 + 5 बराबर 5 + 1, तो 6 बराबर 6 आ गया ना यहाँ पर बराबर। किसके लिए? योग के लिए। अगर यही परिमेय संख्या गुणा में करूँ तो 1 × 5 बराबर 5 × 1, यानी 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, वापस 5 आ गए। मतलब जब मैंने योग के लिए परिमेय संख्या का गुणधर्म लागू किया क्रम विनिमय का, तो यहाँ पे बराबर आ रहा है, और गुणा के लिए क्या तो भी बराबर आ रहा है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो परिमेय संख्या है क्रम विनिमय में सिर्फ 2 गुणधर्मों का पालन करती है। एक तो योग के लिए क्रम विनिमय का गुणधर्म, और एक गुणा के लिए क्रम विनिमय का गुणधर्म, ये इसमें पालन करती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नोट। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो ध्यान से देखो, ये है जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है वो योग तथा गुणा, किसके लिए? योग तथा गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। परिमेय संख्याओं में जो क्रम विनिमय के 2 सूत्र, एक तो योग वाला और एक गुणा वाला ही लागू होता है। लेकिन परिमेय संख्याओं में भाग और घटाव के गण जो क्रम विनिमय गुणधर्म है वो लागू नहीं होते। तो बस इतना सा इसमें आपको याद रखना है। ठीक है। अब जो दूसरा गुणधर्म है वो है आपके यहाँ पे सचार्य या सचारिता का गुणधर्म। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये क्या है आपके यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो क्रम विनिमय का तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये किसका है? सहचारिता का। ठीक है। तो इसमें भी सेम सूत्र लगेगा। तो देखो सबसे पहले वो ही करेंगे हम, योग के लिए सहचारिता का गुणधर्म, किसके लिए? योग के लिए। और कौन से? परिमेय संख्याओं के लिए। तो मैंने माना परिमेय संख्या, इसका जो सूत्र होता है देखो, पहले a + b + c इस तरह लिखेंगे, और वापस इसमें भी a + b + c। सूत्र को समझ लो, a प्लस योग है यानी प्लस है तो a + b + c, गुणा होता तो a × b × c, भाग होता तो a भाग b भाग c, माइनस होता तो यानी घटाव होता तो a - b - c। योग के लिए अब आपको थोड़ा सा इसमें काम क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ये काम करना है कि इन दोनों को पहले कोष्टक में रखना है और इन दोनों को कोष्टक में रखना है, फिर इनको सरल करना है। माना मैंने यहाँ पे परिमेय संख्या माना माना परिमेय संख्या है कंटिन्यू 1, 2 और 3, 3 जो है वो परिमेय संख्या है। तो ये आपके सूत्र हो गया। क्या सूत्र हो गया? a + b + c। पहले तो इन दोनों को इस तरह लिखना है। ठीक है ना, ये वाला। तो देखो करते हैं सूत्र। क्या सूत्र है? a + b + c, और इन दोनों को कोष्टक में डाल दिया, फिर a + b और इन दोनों को कोष्टक में डाल दिया, फिर प्लस c। 1 + 2 + 3 बराबर 1 + 2 + 3। देखो 1 + 2 और 3 5 हो गए, 3 ये हो गए, 2 और 1 3 हो गए, और ये 3, तो 5 और 1 6 बराबर 3 और 3 6। देखो लागू हो रहा कि नहीं हो रहा, यानी दोनों में बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सहचारिता का योग का गुणधर्म है वो परिमेय संख्या के लिए लागू होता है। दूसरा जो होता है वो होता है गुणा के लिए। इसके लिए गुणा के लिए सहचारिता का गुणधर्म। तो सेम सूत्र होगा, बस गुणा का लगाना, a × b × c बराबर a × b × c। पहले इन दोनों को यहाँ पे कोष्टक में डालना है, फिर इन दोनों को डालना है। ठीक है ना, ये इसका हो गया सूत्र, ये वाला हो गया इसमें। ठीक है ना।
ये वाला हो गया इसके अंदर। अब देखो वही परिमेय संख्या माना ये वाली 1 2 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इन दोनों को डालना है, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इन दोनों को डालना है, 1 इंटू 2 को 3 से किया तो 6 बराबर 2 एकम 2 इंटू 3, 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। तो देखो 6 बराबर 6 आ रहा ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि योग के लिए सहचारिता का और गुणा के लिए सहचारिता का गुणधर्म परिमेय संख्याओं के लिए लागू होता है। यानी जो परिमेय संख्या है उसमें योग का जो सहचारिता का गुणधर्म और गुणा का जो सहचारिता का गुणधर्म वो लागू होता है, और इसमें भी वही भाग और योग कलन यानी घटाने घटाव के लिए लागू नहीं होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये है कि जो परिमेय संख्या है वो योग और गुणा के सहचारिता गुणधर्म लागू होता है। यानी परिमेय संख्याओं में जो सहचारिता के गुणा और योग का जो गुणधर्म है वो लागू होता है, लेकिन भाग और घटाव का सहचारिता गुणधर्म लागू नहीं होता। ये इसमें याद रखना है। यानी जो इंपॉर्टेंट है वो ये जो दोनों मैंने लिखाए थे ना आपको, ये दोनों है इंपॉर्टेंट। एक तो ये वाला हो गया आपके यहाँ पे, और एक ये वाला हो गया। ये दोनों इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों ही है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, और ये आपको थोड़ा आने चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर दो बातें और रह गई आपके, वो मैं बता देता हूँ। अब इसमें ये है कि ये योजित तत्समक गुणात्मक तत्समक क्या होता है। ये जो दे रखे आपको, एक तो योजित तत्समक ये वाला, एक गुणात्मक तत्समक, एक योज्य प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम, ये क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं, यो से योग रखना आपको याद, और गुणा से गुणा याद रखना, गुण से गुणा याद रखना, इस यो से योग याद रखना आपको, और इस गुण से गुणा याद रखना, ताकि आपको बिल्कुल जल्दी समझ में आ जाएंगे। योग से इस यो से योग याद रखना, गुणा से इस गुण से गुणा याद रखना। अब योग तो हम किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वो एक ही इकलौती संख्या है 0, जब हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी की जो भी संख्या जोड़ेंगे तो उसमें कुछ अंतर आएगा। अगर एक में 0 जोड़ेंगे तो एक ही होगा, और अगर एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो क्या मतलब है कि जो एक है ना, जीरो, जो जीरो है, जीरो, उसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, किसी भी संख्या में जोड़ने पर क्या नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे 0 + 2 करो तो भी 2 आएगा, या 2 + 0 करो तो भी 2 आएगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे -1/5 + 0 करो तो भी -1/5 ही आएगा। इसलिए जो शून्य होता है ना, यानी जो जीरो, जो शून्य होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, योज्य तत्समक। थोड़ा सा इसको याद रखना है, इसलिए हम इस जीरो को क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम शून्य को क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक भी बोलते हैं। ये इसका मतलब है कि योज्य तत्समक क्या होता है कि 0 यानी जो शून्य होता है उसको हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम जो 0 है उसे हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक भी कहते हैं। अगला जो 2 नंबर पे है वो है आपके यहाँ पर गुणात्मक यानी गुणा। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या जिससे हम गुणा करने पे उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो 1 है, इकलौती। यानी 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 2 × 1 तो वापस 2 ही आएंगे, 5 × 1 वापस 5 आएंगे, 9/-9/5 × 1 तो वापस के -9/5 आएगा। यानी 1 जोड़ने पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात जो 1 होता है उसको हम क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक। क्या बोलेंगे उसे हम, गुणात्मक तत्समक। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, कि किसी भी संख्या के साथ 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। इसलिए 1 को हम गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि योज्य तत्समक क्या होता है और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। ये तो आपके समझ में आ गई होगी।
अब जो अगला है वो है आपके यहाँ पर योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ये थोड़ा समझना आना चाहिए। ये इस तरह के आपके क्वेश्चन है। तो योज्य प्रतिलोम इसको कैसे करते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 2/5। तो अभी हमने समझा योज्य का मतलब क्या है, जोड़ना। क्या है, जोड़ना। और क्या क्या जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 जोड़ने पे। यानी 2/5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि मैं इस संख्या में क्या जोड़ूं कि उसका योग क्या आ जावे, 0 आ जावे। ये है ना। तो इसमें मैं जोड़ूंगा माइनस का 2/5 जोड़ूंगा ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0। ठीक है, आगे समझ में। जैसे एक संख्या है -3 बटा -5। तो इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, -3/5 जोड़ूंगा, क्योंकि माइनस माइनस तो कट गया, पहले ही प्लस हो गया। इसमें जब जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा। यानी जब भी आपको योज्य प्रतिलोम निकालना हो किसी भी संख्या का, तो उसका चिन्ह क्या कर दो, चेंज कर दो। जब भी आपको किसी संख्या का क्या निकालना हो, योज्य प्रतिलोम, तो आप क्या कर दो, उसका सिर्फ चिन्ह चेंज कर दो। क्या कर दो, चिन्ह बदल दो, आप बदल दो। ये काम आपको करना है। किसी भी संख्या, जैसे मान लो -7/5 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। बस यही होगा इसका योज्य प्रतिलोम। ठीक है ना। लिखने का तरीका ये होगा, फिर आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है कि उस संख्या में कितना जोड़े कि वो 0 हो जाए। इसी तरह अब ये योग था, अब इसमें गुणा है, तो गुणा वाला यानी गुणा का कौन सा नियम, 1। यानी 5 -5 को मैं किससे गुणा करूं कि उसका मान 1 आ जाएगा, बताओ मेरे को। तो 1/-5 से ही करेंगे ना, तो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। कुल मिला के 1 लाना है। गुणात्मक प्रतिलोम में आपको 1 लेके आना है, योज्य प्रतिलोम में आपको 0 लेके आना है। तो -5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/5। यानी क्या क्या हमने, जब भी आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो, क्या निकालना हो, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो, तो आप क्या कर दो कि उसको उल्टा कर दो, यानी विपरीत कर दो। संख्या का क्या कर दो, विपरीत कर दो। जैसे 9/4 है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 4/9। यानी 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 4/9। बस इतना सा काम इसमें आपको करना है। तो मेरे हिसाब से यही था इसका बेसिक। एक शब्द आता है आपके यहाँ पे व्युत्क्रम, एक शब्द और आता है आपके यहाँ पे व्युत्क्रम। कि व्युत्क्रम लिखो, जैसे 2/5 का व्युत्क्रम, तो 2/5 का व्युत्क्रम 5/2 होगा। व्युत्क्रम का मतलब होगा उल्टा। क्या होगा, उल्टा। 2/5 का 5/2, 9/3 का 3/9, 1/4 का 4/1। क्या होगा, ऐसे इसका उल्टा होगा व्युत्क्रम। बस यही था, इसका जो भी बेसिक था मैंने करवा दिया। लगभग यही है, आपको याद रखना है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।